नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं जो दिल्ली जैसे महानगर की भागदौड़ में अक्सर कहीं खोसा जाता है। और वो है यहाँ के लापता लोग और खासकर बच्चे। हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और ईटीवी भारत के कुछ लेख जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखते हैं। फिर दिल्ली पुलिस के अपने आंतरिक डेटा और प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज भी हैं। और सबसे जरूरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की एक बहुत ही गहरी अध्ययन रिपोर्ट। बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी और कितनी जटिल है। सही। लोग और खासकर बच्चे आखिर लापता हो क्यों जाते हैं और उन्हें खोजने के लिए जो पूरा सिस्टम बना है वो जमीन पर काम कैसे करता है। हाँ, मतलब आंकड़ों के पीछे छिपी असली कहानियां और वजहों को समझना को समझने की कोशिश करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख बताता है कि 2026 की शुरुआत बहुत चिंताजनक रही। पहले 15 दिनों में ही 807 से ज्यादा लोग दिल्ली से लापता हो गए। 807 लोग सिर्फ 15 दिन में? हाँ, इसका मतलब है हर दिन करीब 54 लोग। अच्छा। अगर और बारीकी से देखें तो हर घंटे 2 से ज्यादा लोग बस गायब हो जाते हैं। ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन अगर हम इसे दिल्ली पुलिस के पिछले 10 साल के डेटा के साथ रखकर देखें तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अच्छा, क्या? कि लगभग एक दशक से ये संख्या कमोबेश स्थिर रही है। स्थिर? हाँ, हर साल करीब 23,000 से 24,000 लोग लापता होते हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी हैरान करती है। दिल्ली की आबादी तो पिछले 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। तो कायदे से लापता लोगों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए थी। इसका मतलब क्या ये है कि सिस्टम बेहतर हो गया है, या पुलिस ज्यादा कुशलता से काम कर रही है, या कोई और वजह है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसके कई पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग सिस्टम बेहतर हुआ हो, जिससे आंकड़े ज्यादा सटीक हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समस्या कम हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सालाना 24,000 का आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, और जब हम इसे एक दशक के पैमाने पर देखते हैं तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। हाँ, क्योंकि एक दशक का कुल आंकड़ा बहुत बड़ा है। 2016 से अब तक 2,32,737 लोग लापता हुए हैं। 2,32,000? ये तो किसी छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है। बिल्कुल। हालांकि इसमें एक राहत की बात यह है कि पुलिस का कहना है कि उन्होंने इनमें से लगभग 1.8 लाख लोगों को ढूंढ निकाला है। हाँ, जो करीब 77% की रिकवरी दर है। 77%? जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इसका मतलब है कि 52,000 से ज्यादा मामले अभी भी अनसुलझे हैं। 52,000 लोग जिनके परिवार आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये सिर्फ फाइलें नहीं हैं, ये जिंदगियां हैं। सही कहा। और जब हम इन अनसुलझे मामलों को और गहराई से देखते हैं तो एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न सामने आता है जो लिंग भेद से जुड़ा है। वो क्या है? 2016 से 2025 तक अभी तक नहीं मिली महिलाओं की संख्या 1,606 से 3 गुना बढ़कर 5,576 हो गई है। 3 गुना? हाँ, यानी जो महिलाएं लापता हुई और फिर कभी नहीं मिली, उनकी संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति है जो दिखाती है कि महिलाएं और लड़कियां कहीं ज्यादा जोखिम में हैं। ये वाकई परेशान करने वाला है। और जब हम महिलाओं और लड़कियों की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर होती है। इन आंकड़ों में बच्चों की क्या स्थिति है? ईटीवी भारत की रिपोर्ट इसी पर रोशनी डालती है। 2026 के पहले 27 दिनों में ही 191 बच्चे लापता हुए। सिर्फ 27 दिन में? हाँ, और उनमें से 137 अब भी लापता हैं। यहाँ भी पुलिस डेटा और NHRC का अध्ययन एक ही तरफ इशारा करते हैं। सबसे ज्यादा जोखिम में 12 से 18 साल के किशोर हैं। टीनेजर्स? हाँ, और इस समूह में भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कहीं ज्यादा है। आंकड़े भी यही बताते हैं ना। जैसे 2025 में लापता हुए 5,081 किशोरों में से लगभग 3,970 लड़कियां थी। 3,970। ये तो 75% से भी ज्यादा हुआ। बिल्कुल। तो बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में किशोर लड़कियां क्यों और कैसे लापता हो रही हैं? जब हम लापता बच्चे सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा अपहरण, मानव तस्करी, कोई संगठित गिरोह, हाँ, टेकन जैसी फिल्मों का ख्याल आता है। बिल्कुल। और यहीं पर NHRC का अध्ययन इस पूरी कहानी को एक तरह से पलट कर रख देता है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। अच्छा। अध्ययन ने जब उन बच्चों के मामलों को देखा जिन्हें ढूंढ लिया गया था,
तो एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। उनमें से 73% यानी लगभग 3/4 बच्चे असल में अपहरण के शिकार नहीं थे। क्या? वे भगोड़े थे, मतलब अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले गए थे। एक मिनट, ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। मतलब जिस समस्या को हम मुख्य रूप से एक आपराधिक घटना यानी अपहरण मानकर चल रहे हैं, वो असल में ज्यादातर मामलों में एक गहरी सामाजिक और पारिवारिक समस्या है। ये तो लापता बच्चों की समस्या से ज्यादा घर से भागे हुए बच्चों की समस्या हुई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस मुद्दे की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। और जब अध्ययन ने ये जानने की कोशिश की कि बच्चे घर क्यों छोड़ रहे हैं, तो कई वजहें सामने आईं। इनमें सबसे प्रमुख है प्रेम संबंध या घर से भागकर शादी करना, जिसे एलोपमेंट कहते हैं, खासकर किशोरियों के मामलों में। अच्छा। इसके अलावा दोस्तों का गलत प्रभाव, पढ़ाई का जबरदस्त दबाव और घर के अंदर माता पिता से झगड़े या खराब माहौल। पढ़ाई का दबाव, ये दिल्ली जैसे शहर में तो एक बहुत बड़ी हकीकत है। क्या रिपोर्ट इस पर और कुछ बताती है कि किस तरह का दबाव बच्चों को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है? रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि इन सभी वजहों के मूल में एक ही चीज है, माता पिता और बच्चों के बीच संवाद की भारी कमी। कम्युनिकेशन गैप। हाँ, कम्युनिकेशन गैप। बच्चों को लगता है कि उनके माता पिता उन्हें समझेंगे नहीं, उनकी डांट पड़ेगी या उनकी इच्छाओं को खारिज कर दिया जाएगा। पढ़ाई के दबाव के मामले में उन्हें लगता है कि वे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं और इस विफलता का सामना करने के बजाय घर से भाग जाना उन्हें आसान रास्ता लगता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपहरण के मामले होते ही नहीं है। वो भी तो एक कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल, और वो मामले सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सही। अपहरण के पीछे बाल श्रम, मानव तस्करी, यौन शोषण या जबरन शादी जैसे भयानक कारण होते हैं। ये कुल मामलों का एक छोटा हिस्सा जरूर है, लेकिन सबसे गंभीर यही है। इसके अलावा एक और श्रेणी है। लगभग 17% बच्चे ऐसे थे जो बस रास्ता भटक गए थे। अच्छा, जो बस खो गए। हाँ, खासकर छोटे बच्चे जो खेलते खेलते या बाजार में कहीं खो जाते हैं। तो हमारे पास 3 मुख्य श्रेणियां हैं। सबसे बड़ी है घर से भागने वाले बच्चों की, फिर हैं वो जो रास्ता भटक जाते हैं, और तीसरी और सबसे खतरनाक श्रेणी है अपहरण के शिकार बच्चों की। सही। लेकिन यहाँ एक कानूनी पहलू भी है जो इन आंकड़ों को थोड़ा उलझा देता है। हाँ, और ये सिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस का एक स्थायी आदेश यानी स्टैंडिंग ऑर्डर है, जिसके तहत किसी भी नाबालिग लड़की या 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लापता होने की शिकायत मिलते ही उसे तुरंत अपहरण का मामला मानकर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 363 के तहत? बिल्कुल। अच्छा, तो चाहे बच्चा अपनी मर्जी से ही क्यों न गया हो, अगर वो नाबालिग लड़की है तो केस अपहरण का ही दर्ज होगा। सही। ये एक सुरक्षात्मक उपाय है ताकि पुलिस मामले को पूरी गंभीरता और अर्जेंसी के साथ ले और कोई लापरवाही ना हो। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी होता है कि आधिकारिक आंकड़ों में अपहरण के मामले बहुत ज्यादा दिखते हैं, जबकि असल में ज्यादातर बच्चे घर से भागे हुए होते हैं। लेकिन क्या ये एक जरूरी बुराई नहीं है? मतलब हर बच्चे की सुरक्षा के लिए ये मानकर चलना कि उसका अपहरण हुआ है शायद ज्यादा बेहतर रणनीति है। बिल्कुल। भले ही बाद में कुछ और निकले, इसमें हर्जी क्या है? हर्ज नहीं है, और ये एक अच्छी सुरक्षा नीति है। लेकिन इससे चुनौती ये पैदा होती है कि पुलिस को जांच के दौरान बहुत जल्दी ये पता लगाना होता है कि ये असल में अपहरण का मामला है या बच्चा घर से भागा है। हाँ, क्योंकि दोनों का अप्रोच अलग होगा। बिल्कुल अलग, क्योंकि दोनों तरह के मामलों की जांच का तरीका, फॉलो अप और बच्चे के मिलने के बाद की जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं। एक तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ करना और एक परेशान किशोर को उसके घर वापस लाने में जमीन आसमान का फर्क है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए अब इसी सिस्टम पर आते हैं। जब कोई व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बड़ा, लापता होता है तो जमीन पर होता क्या है? ये सिस्टम काम कैसे करता है? प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है। जैसा स्थायी आदेश में लिखा है, हर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग पर्सन डेस्क होता है। ओके। शिकायत मिलते ही उसे तुरंत डेली डायरी यानी डीडी में दर्ज किया जाता है। फिर तुरंत कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए वायरलेस पर संदेश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें लापता व्यक्ति का हुलिया, कपड़े वगैरह की जानकारी होती है। और इसके बाद? ये जानकारी सिर्फ दिल्ली पुलिस तक ही सीमित रहती है। नहीं। यहीं पर नेटवर्क काम आता है। ये जानकारी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) को भेजी जाती है।
ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किए जाते हैं, जिन्हें रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों जैसी सार्वजनिक जगहों पर लगाया जाता है। और अब तो टेक्नोलॉजी भी है। हाँ, साथ ही अब आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हम सुनते हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस ऑपरेशन मिलाप जैसे विशेष अभियान चलाती है, जिसमें वे शेल्टर होम्स और दूसरी जगहों पर मिले बच्चों की तस्वीरों का मिलान अपने लापता बच्चों के डेटाबेस से करने के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक का उपयोग करते हैं। और इसके अच्छे नतीजे भी मिले हैं शायद। हाँ, काफी अच्छे नतीजे भी मिले हैं। तो ये एक तरह का मल्टी लेवल नेटवर्क है। आपकी शिकायत लोकल पुलिस स्टेशन से शुरू होती है, फिर वो जिले की स्पेशल यूनिट, जिसे डीएमपीयू कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिसिंग पर्सन्स यूनिट, हाँ, और फिर जिपनेट और ट्रैक चाइल्ड जैसे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ये जानकारी देश भर की एजेंसियों से जुड़ जाती है। ये सब इसलिए ताकि कोई भी बच्चा या व्यक्ति सिस्टम की दरारों से फिसल ना जाए। बिल्कुल, कागज पर यह सिस्टम बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन एनएचआरसी के अध्ययन ने इस सिस्टम की कुछ व्यवहारिक कमियों को भी उजागर किया है। अच्छा, वो क्या है? सिस्टम इतना मजबूत होने के बावजूद 52,000 लोग अब भी लापता क्यों हैं? अध्ययन में पाया गया कि शुरुआती पंजीकरण यानी एफआईआर दर्ज करने और तत्काल अलर्ट जारी करने की प्रक्रिया तो काफी अच्छी और सुचारू है। असली समस्या लंबी अवधि के मामलों की जांच, नियमित फॉलोअप और सबसे महत्वपूर्ण पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन में आती है। पुनर्वास मतलब बच्चा मिल जाने के बाद क्या होता है? इस पर सही, सिस्टम एक बच्चे को खोजने पर तो बहुत ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन बच्चा मिल जाने के बाद क्या होता है, इस पर ध्यान बहुत कम है। अच्छा, सोचिए, एक बच्चा जो घर के खराब माहौल की वजह से भागा था, उसे ढूंढ के वापस उसी माहौल में भेज दिया जाता है। हाँ, तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं भागेगा? एग्जैक्टली। क्या उसकी काउंसलिंग हुई? क्या उसके परिवार की काउंसलिंग हुई? इन पहलुओं पर सिस्टम बहुत कमजोर है। ये तो बहुत बड़ी कमी है। इसका मतलब है कि हम समस्या की जड़ पर काम ही नहीं कर रहे हैं, बस उसके लक्षण का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि कई बच्चे बार बार घर से भागते हैं और सिस्टम में मिसिंग और फाउंड के बीच घूमते रहते हैं। एनएचआरसी ने पाया कि लंबी अवधि के मामलों में जांच अक्सर ठंडी पड़ जाती है और फॉलोअप बस एक खानापूर्ति बनकर रह जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि दिल्ली में लापता होने की समस्या बहुत बड़ी और लगातार बनी हुई है। हर दिन 50 से ज्यादा लोग। हमने ये भी देखा कि बच्चे और खासकर किशोरियां सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि लापता होने का कारण सीधे साधे अपहरण से कहीं ज्यादा जटिल है और अक्सर हमारे परिवारों और समाज के अंदर की गतिशीलता से जुड़े हैं। हाँ, और इन सब से निपटने के लिए एक विस्तृत पुलिस प्रणाली मौजूद है, लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण कमियां हैं, खासकर बच्चे के मिल जाने के बाद की देखभाल और फॉलोअप में। बिल्कुल, ये साफ है कि ये सिर्फ एक पुलिसिंग की समस्या नहीं है, ये एक गहरा सामाजिक मुद्दा है। सही। घर से भागने वाले बच्चों की इतनी बड़ी संख्या हमारे घरों और समुदायों के भीतर मौजूद तनाव और संवादहीनता की ओर एक बहुत बड़ा इशारा है। तो इस गहरी और थोड़ी परेशान करने वाली बातचीत को खत्म करने के लिए एक विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। एनएचआरसी का अध्ययन इन सभी समस्याओं को देखते हुए बच्चों और माता-पिता के बीच संवाद को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक पेरेंटिंग यानी पॉजिटिव पेरेंटिंग पर कार्यक्रम चलाने की सिफारिश करता है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल उठाता है जो पुलिस की प्रक्रियाओं और टेक्नोलॉजी से बहुत आगे जाता है। और वो सवाल ये है कि अगर लापता बच्चों की समस्या का एक महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा वास्तव में घर से भागने वाले बच्चों की समस्या है, जो कि है, तो समाज के रूप में हमारा मुख्य ध्यान और संसाधन कहाँ लगने चाहिए? क्या हमें खोज और बचाव की तकनीक जैसे बेहतर फेशियल रिकग्निशन और एआई में और ज्यादा निवेश करना चाहिए, या फिर हमें अपना ध्यान परिवारों और स्कूलों के भीतर एक मजबूत भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रणाली बनाने पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि किसी बच्चे को घर छोड़ने की जरूरत ही कभी महसूस ना हो?